जल्दी। असेक्सुअल स्पोर का नाम बताओ मुझे जल्दी। कौन कौन से असेक्सुअल स्पोर है, जल्दी टेक्स्ट करो। ओके बेटा, वेरी गुड। स्पोरेंजियोस्पोर है ना। और स्पोरेंजियोस्पोर में कौन कौन सा लिखे हो, वेरी गुड बेटा। स्पोरेंजियोस्पोर में हमने डिस्कस किया था जूएस्पोर, एप्लानोस्पोर ना। जूएस्पोर और एप्लानोस्पोर। ओके। और एक और स्पोर था ना, जो एक्सोजेनसली बनता था, नाम क्या है उसका, जल्दी बताओ। एक्सोजेनसली जो बनता था। हाँ ओके बेटा, वेरी गुड। नहीं सफीना, वो था हमारा कोनिडियो स्पोर, याद करो कोनिडियो स्पोर। कोनिडियो स्पोर। चिंता मत करो, अब जो अपना है ना लेक्चर, वो डेली का आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। थोड़ा लेट हो गए थे, आज रात में मैं कोशिश करूंगा सारा एडिट करके भेज दूं, और कल से अपन रेगुलर रहेंगे। चलो ठीक है। एक और चीज, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोग जल्दी हमें चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन से स्टेप थे इसके। कौन कौन से स्टेप थे, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्विकली। हरी अप जल्दी। एक्सलेंट बेटा, हाँ नरगिस, वेरी गुड। जल्दी सारे स्टेप्स के बारे में बताओ, कौन कौन से स्टेप्स है, वेरी गुड बेटा। एक्सेलेंट। एक्सेलेंट। ओके। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सबसे पहला स्टेप था हमारा प्लाज्मोगेमी, सॉरी, पहला हमारा था प्लाज्मोगेमी ना। ओके। दूसरा हमारा था कैरियोगेमी ना। और तीसरा जो हमारा था उसको हम लोग नाम देते थे मियोसिस। ओके। चलो बेटा, एक और चीज, बेटा जी मुझे ये बताना आप लोग कि डाई कैरियोन स्टेज जो है वो कब बनता था, प्लाज्मोगेमी के बाद या कैरियोगेमी के बाद। डाई कैरियोन स्टेज, जल्दी मुझे बताओ। वेरी गुड बेटा सफीना, डाई कैरियोन स्टेज जो है वो बना है प्लाज्मोगेमी के बाद, वेरी गुड बेटा। प्लाज्मोगेमी के बाद, एक्सेलेंट, इसके बाद बना है, वेरी गुड। चलिए जी, एक दो क्वेश्चन और बताइए मुझे, हमारा जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है। हमारा जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है, जल्दी बताओ तो हमें। वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट सफीना, आस्पी। हमारा बॉडी डाइप्लॉइड है, तो डाइप्लॉइड को हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे या टू एन लिखेंगे, जल्दी बताओ। डाइप्लॉइड को हम लोग एन लिखेंगे या टू एन। वेरी गुड सफीना, एक्सेलेंट। इसको हम लोग टू एन बोलेंगे, ओके नरगिस, वेरी गुड बेटा। ओके। और फंजाई का बॉडी कैसा होता है, डाइप्लॉइड ही होता है या हैप्लॉइड होता है। फंजाई का बॉडी कैसा होता है, एन होता है या टू एन होता है, एन होता है या टू एन होता है, जल्दी मुझे बताओ। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट अजरूम, अंशु, वेरी गुड। अधिवा हैप्लॉइड होता है बेटा, डाइप्लॉइड का बॉडी हैप्लॉइड होता है, कल वाला चेक करना, टू एन नहीं होता है, इसीलिए तो उसको म्यूसिस करना होता है। चलिए जी ठीक है, वेरी गुड, हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसको मिटाते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंजाई ना। हम लोग किसी क्लास में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंजाई। मुझे थोड़ा बताना आप लोग, टाइप्स ऑफ फंजाई में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा टाइप है, जल्दी क्विकली। वेरी गुड, फोर टाइप्स है, कौन कौन से बताओ आज भाई। वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा सफीना, एक्सेलेंट। या पहला हमारा हो गया फाइको, दूसरा कौन है, जल्दी चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, दूसरा हमारा है अस्को, तीसरा कौन सा है, वेरी गुड एक्सेलेंट, बेसिडियो। और उसके बाद कौन सा है, एक्सेलेंट बेटा, ड्यूटेरो, ड्यूटेरोमाइसिटिस ना। और फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जब थोड़ा बताना मुझे, फंजाई के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट। हम लोग माइसिटीज लिखते हैं फंजाई के लिए ना, माइसिटीज। इसी आधार पे तो नाम हो गया है, फाइकोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास चार तरीके का फंजाई है, ध्यान दो, ये चार तरीके का फंजाई है। इस चार तरीके के फंजाई कौन कौन से है, फाइकोमाइसिटीज है, अस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। आपको पता है ये जो डिवीजन है वो किस आधार पे हुआ है, इसका बेसिस क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग आगे देखेंगे भी। यहाँ पे जो डिवाइड करने का जो आधार है, हाँ सफीना बोलना बेटा, डाउट है तो बोल, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये चार ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है ना, उसके कौन कौन से बेसिस है ध्यान देना, आगे हम लोग देख लेंगे। अच्छा, फ्रूटिंग बॉडी डिस्कस करेंगे बेटा, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं टॉपिक को, डिस्कस करेंगे सफीना, डोंट वरी। हाँ, तो अगर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो माइसेलियम कैसा है, माइसेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पे, इसमें जो स्पोर होता है वो कैसा बनता है उसके आधार पे, उसके साथ साथ जो अभी सफीना पूछ रही थी सर फ्रूटिंग बॉडी क्या है, तो उस फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। ये चीज हम लोग जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस कर मतलब समझ जाएंगे, बहुत आसान चीज है, थोड़ी ही देर में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बताइए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो तुम बता सकते हो कि चार बेसिस है यहाँ पे क्लासिक सॉरी तीन बेसिस है यहाँ पे क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे माइसेलियम के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, स्पोर के आधार पे कर सकते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी इसको सेव कर लेते हैं, अपन डायरेक्टली आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, पिछले क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके थे। आज डायरेक्टली हम लोग पहले फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो बेटा जी फाइकोमाइसिटीज नाम अगर हम लोग देखें तो कुछ नाम से ऐसा लग रहा है कि फाइकस प्लांट, प्लांट से इसका कोई ना कोई रिलेशन है ना, इसीलिए इसको फाइकोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है। कोई ना कोई रिलेशन इसका प्लांट से है, पौधे से इसका रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो चलिए जी पौधे से कौन सा रिलेशन है थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फाइको, फाइको का मतलब होता है प्लांट, ठीक है ना, इसका मतलब होता है प्लांट, ठीक है ना। असल में अगर हम लोग फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे ना, तो ये जो है ना जनरली जो है ना प्लांट पे, प्लांट का जो सरगला चीज होता है बॉडी होता है, सरगली प्लांट पे ये जनरली पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं तो बोल सकते हैं ये जो है ना डिपेंड होते हैं किस पे, तो डिपेंड होता है अपॉन डिकेइंग सब्सटेंसेस, डिकेइंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना। सरगला जो चीज होता है, पौधे जो सर रहे होते हैं उस पे ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये डिपेंडिंग सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, तो सारा गला जैसे वुड होते हैं, लकड़ी होते हैं, ठीक है ना, उस वुड पे ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। और जनरली कुछ कुछ उस पे तो डिपेंड होता ही है, साथ साथ कुछ कुछ पौधे पे ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरा उसी पे निर्भर, उसी पे परजीवी के रूप में ये रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण से इनका नाम जो है ना ये पड़ गया है फाइकोमाइसिटीज, क्योंकि ये पौधे के मतलब कि जो लकड़ी होती है सड़े गले गले लकड़ी उस पे होते हैं, या ऑब्लिगेट पैरासाइट है किस पे, तो ऑन प्लांट, क्योंकि प्लांट पे ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसी कारण से इनको फाइकोमाइसिटीज के अंदर में रखा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक और नाम से जाना गया है, इस फाइकोमैसिटिस को हम लोग लोअर फंजाई के नाम से भी डिस्कस करते हैं, कभी कभी हम लोग इसको अलगल फंजाई भी बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो कॉल्ड लोअर फंजाई, ठीक है ना, इसको लोअर फंजाई के भी नाम से डिस्कस किया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो पौधे भी तो पाया ही जाता है, उसके साथ साथ तुम अगर देखोगे ना तो ये एक तरीके से एक्वेटिक भी होता है, जलीय माध्यम में बहुत आसानी से ये जिंदा रह जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक्वेटिक फंजाई के भी नाम से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जल में आसानी से रह जाता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्वेटिक पैरासाइट, ठीक है ना, या एक्वेटिक फंजाई के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी हम लोग थोड़ा इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है समझिएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसके माइसेलियम के स्ट्रक्चर को देखें, तो इसका माइसेलियम सबसे सिंपल टाइप का इसका माइसेलियम है, कैसे, ध्यान दो, मान लो इसका ये माइसेलियम है, ये माइसेलियम जाल के जैसा, निकाल करके एक छोटा सा टुकड़ा को हमने बड़ा करके दिखा, तो इस तरीके से इसका ये हाइफा हो जाएगा ना, ये है इसका माइसेलियम ना, ये इसका हाइफा। तुम देखोगे क्या इसका जो हाइफा है ना, तुमको तो पता ही है हाइफा कुछ इस तरीके से सेल से बना हुआ होता है ना, हाइफा कुछ इस तरीके से सेल से बना हुआ होता है।
और हर एक सेल का अपना एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। तो चलिए जी हम लोग न्यूक्लियस यहाँ पे बना देते हैं। हर एक सेल का अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो इसका बॉडी ऐसा होना चाहिए। लेकिन तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं क्या होता है। तुम देखोगे ना तो यहाँ पे दो सेल के बीच में पार्टीशन नहीं होता है। समझ रहे हो? दो सेल के बीच में ये जो पार्टीशन बना है ना, ये पार्टीशन नहीं होता है। लगता है कि सारा का सारा सेल आपस में जुड़ गया है, ठीक है ना। सारा का सारा सेल जो है आपस में जुड़ गया है, ऐसा यहाँ पे हाइफा प्रतीत होता है। ध्यान दो, मेरी बातों को समझो। यहाँ पे लगता क्या है कि जो दो सेल के बीच में जो हमारा ये होना चाहिए था, क्या बोलते हैं, जो सेप्टा होना चाहिए दोनों के बीच में, जो हमारा एक तरीके से परत होनी चाहिए जो दोनों को अलग करे, वो सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। दो ठो सेल के बीच का सेप्टा जो है यहाँ पे एब्सेंट है ना। तो तुम हाइफा को देख रहे हो, लगता है कि एक ही सेल है, ऐसा लगता है। और लगता क्या है कि हाइफा जो है ना एक ही सेल का है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रखे हुए हैं। लेकिन वास्तव इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ हाइफा में, ध्यान देना। तो अगर हम लोग बात करेंगे हाइफा में, तो हाइफा क्या होता है, ये कैसे बना है बेटा, 1 मिनट लाइन पे रहना, जस्ट 1 मिनट, कॉल आ रहा है, बता दो मैं क्लास में, जस्ट वेट। हाँ बेटा जी ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हाइफा को देखेंगे ना, तो हाइफा कैसा बन गया है, लगता है बहुत सारे न्यूक्लियस हो गया है ना। मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया है ना। मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा है। उसके साथ साथ हाइफा की क्या खासियत हम लोग देख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट तो हमारा हुआ ही है। उसके साथ साथ दूसरा खासियत हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लगता है ना कि यहाँ पे ये जो हाइफा बना है बहुत सारे सेल के फ्यूजन के बाद बना है ना। बहुत सारे सेल आपस में फ्यूज कर गए हैं। तो बोल सकते हैं कि ये कैसे बने हैं, तो फॉर्म्ड बाय, कैसे, तो फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बना है ना। तो बेटा जी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है ना कि बहुत सारे सेल के फ्यूजन के बाद ये हाइफा बना है ना। बहुत सारे सेल के फ्यूजन के बाद ये हाइफा बना है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि ये सिंगल सेल है, एक ही सेल का बना हुआ है। पता है बेटा, इस तरीके के हाइफा को स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, ध्यान दो। ऐसे हाइफा को हम लोग बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफा। मैं लिखता हूं, COENOCYTIC, ठीक है ना। तो ऐसे हाइफा को हम लोग नाम देंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सीनोसाइटिक हाइफा। इसको हम लोग सीनोसाइटिक हाइफा के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो फाइकोमाइसिटीज का पहचान है ये, इसके माइसेलियम को तुम देखोगे और इसके हाइफा को देखोगे, तो इसके माइसेलियम या हाइफा की यह पहचान है कि ये सीनोसाइटिक हाइफा को दर्शाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे सिनोसाइटिक हाइफा क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे ना कि अगर ऐसा हो कि हाइफा में बहुत सारे न्यूक्लियस रखे हुए हो और ये जो हाइफा बना है बहुत सारे सेल के फ्यूजन के बाद बना हो, तो ऐसे हाइफा को बोलेंगे हम लोग सिनोसाइटिक हाइफा, ठीक है ना। तो ये सिनोसाइटिक हाइफा का होना, या तुम बोल सकते हो हाइफा में क्या है, सेप्टा यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे ये फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स का मतलब क्या हुआ, सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट है। बोल सकते हो सेप्टा बिटवीन क्या, टू सेल्स आर एब्सेंट। चूंकि दो सेल के बीच का सेप्टा एब्सेंट है, इसी कारण से तो यहाँ पे सिनोसाइटिक हाइफा का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइफा जो हमारा है ना, कैसा हाइफा है। तो हाइफा के बारे में एक और लाइन लिख सकते हैं कि ये असेप्टेट हाइफा है, सेप्टा इसमें है ही नहीं। तो ऐसे हाइफा को क्या बोलेंगे, असेप्टेट हाइफा, ठीक है ना। ऐसे हाइफा को हम लोग नाम देंगे असेप्टेट हाइफा, ठीक है ना। तो बेटा जी अगर कोई पूछे असेप्टेट हाइफा है किसमें है, तो बता देंगे हम लोग आसानी से, आस्कोमाइसिटीज या लोअर फंजाई में हमारा है। असेप्टेट हाइफा का मतलब क्या हुआ, तो दो सेल के बीच में पार्टीशन नहीं है। ऐसे हाइफा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिनोसाइटिक हाइफा भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट हमारा है, साथ साथ बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बना है, ठीक है ना। तो इसका माइसेलियम का स्ट्रक्चर हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अपन इस चीज को समझ गए कि माइसेलियम का स्ट्रक्चर इनमें अस्कोमाइसिटीज में कैसा होता है, ठीक है ना।
तो बेटा जी मुझे ये बताइए, ये माइसेलियम कैसा है, सिनोसाइटिक हाइफा किसे कहते हैं, असेप्टेट हाइफा किसे कहते हैं, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड अंशु, वेरी गुड सुचेता। ओके अदीबा, सफीना वेरी गुड। ओके नरगिस, खादिबा, तबस्सुम वेरी गुड बेटा। ओके वेरी गुड बेटा। चलो, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि इसमें जो है ना, मतलब, ओके मास वेरी गुड सवीना। हाँ, तो ये जो हमारा है ना, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है ना? चलिए जी, इससे आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये जो हमारा मतलब फाइकोमाइसीटीज होता है, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ठीक है ना? थोड़ा सा इसके रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है ना? अगर हम लोग इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इनका रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होगा। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है ना? यहीं पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा? तो बाई, वो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जू स्पोर, उसके द्वारा भी होगा। ओके वेरी गुड बेटा, मैं कर दूंगा। हाँ, इसका रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा भी होता है। ठीक है ना? तुम देखोगे ना, तो ये एप्लानो स्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है ना? उसके साथ साथ जो कोनिडियो स्पोर या कोनिडिया की बात कर रहे थे, उस कोनिडिया की फॉर्मेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे, तो तीनों तरीके से ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है ना? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से कर रहा है। जू स्पोर के द्वारा भी कर रहा है, एप्लानोस्पोर के द्वारा भी कर रहा है, और जो कोनिडिया है उसके द्वारा भी कर रहा है। ठीक है ना? जबकि अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये बाई आइसोगेमी भी करता है, अन आइसोगेमी भी करता है, और ऊ गेमी भी करता है। ठीक है ना? आइसोगेमी भी ये रिप्रोडक्शन कर लेगा, ऑन आइसोगेमी भी रिप्रोडक्शन कर लेगा, और ऊ गेमी भी ये रिप्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है ये असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन जो है वो करता है। ठीक है ना? तो बेटा जी मुझे ये बताइए, अभी तक जो भी दिया हुआ है उसमें सारा चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी। ओके वेरी गुड बेटा। किसी को भी प्रॉब्लम? ओके 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 बेटा। अच्छा, हाँ, ये पूछ रहे हो कि सर आइसोगेमी और आइसोगेमी और उगेमी क्या होता है? चलो मैं अभी बताता हूँ। ओके, चलो, ये आइसोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ठीक है ना? हाँ ओके सफीना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। और आइसोगेमी क्या होता है, उगेमी क्या होता है, इसको थोड़ा सा अपन सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? ये वाला पेज मैं सेव कर लेता हूँ, और हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोगेमी क्या है, अनआइसोगेमी क्या है, उगेमी क्या है। ठीक है? चलिए बेटा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूँ। देखिए, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे ना, तो पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, इन्हीं तीनों में से कोई एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना? ये जो हमने लिखा, उन्हीं में से, हाँ बिल्कुल बेटा, सही कह रहे हो बेटा। अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है बेटा। अप्लानोस्पोर चलता फिरता नहीं है अदीबा, नहीं चलता है वो। चलो ध्यान दो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके का है। ठीक है ना? पहला जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगेमी। ठीक है ना? दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑन आइसोगेमी। ठीक है ना? और तीसरे को हम लोग बोलते हैं ऊगेमी। शब्द पे ध्यान देना, ऊगेमी। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ तीनों का? शब्द पे ध्यान दो। आइसो, आइसो का मतलब होता है एक जैसा ना, समान। और गेमी का मतलब क्या होता है, गेमेट। गेमेट मतलब युग्मक। ठीक है ना? अगर एक जैसा, लाइक या सेम, अगर सेम गेमेट हो, समझना मेरी बात, अगर गेमेट सेम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोकेमी ना। वैसे ही ऑन आइसो, ऑन का मतलब होता है नहीं, आइसो मतलब एक समान। समझना मेरी बात, आइसो मतलब एक समान।
और गेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूज गेमस का मतलब होता है गेमेट। अगर जो गेमेट हो वो नहीं हो सेम, अगर सेम नहीं हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये जो है ना ऑन आइसो है। जबकि ऊ गेमी तो बहुत अलग है। ऊ का मतलब होता है एग, अंडा। ऊ, ओभा, एग, ठीक है ना। ऊ का मतलब होता है एग, या फीमेल गेमेट बोल सकते हैं। और गेमी का मतलब होता है गेमेट ना। तो अगर ऐसा हो कि उसमें मेन गेमेट जो हो वो हमारा एग हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे उगेमी ना। चलो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। तुमको ये चीज पता है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो गेमेट आपस में फ्यूज करते हैं तब तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। अगर डिफिनेशन कोई पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो क्या बोलोगे? तो बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स होते हैं। दो ठो गेमेट, मम्मी का जो है वो ओवा, पापा का स्पर्म, दोनों फ्यूज करता है, जिस कारण क्या होता है, तो बोल सकते हैं रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्या, बताओ जल्दी। गेमेट के फ्यूजन से क्या बनते हैं, जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड बेटा, जाइगोट। हाँ, वेरी गुड, ओके फरीन, गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गेमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है ना बेटा। दो गेमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे दो गेमेट फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण कैसे कैसे करेगा, कैसे कैसे गेमेट होंगे? तो ऐसा देखा गया है कि तीन तरीके का गेमेट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मम्मी ने जैसा दिया, पापा ने भी वैसा ही दिया। दोनों गेमेट एक जैसा है, स्पर्म ओवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों एक जैसा गेमेट है। दोनों जो है ना बिल्कुल एक जैसा गेमेट है। मम्मी ने भी ने एक एन दे दिया, पापा ने भी एन दे दिया, ठीक है ना। ऐसा है बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब क्या, एकदम एक जैसा है, परफेक्टली एक जैसा है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे पता क्या चलेगा तुमको, ये स्ट्रक्चर में देखने पे ना, मॉर्फोलॉजी देखने पे एकदम एक जैसा है, ठीक है ना। तुम बोल सकते हो कि ये जो है ना, इसमें जो हमारा है ना, ठीक है ना, ये मॉर्फोलॉजिकली दोनों दोनों गेमेट सेम है, ऐसे लिख देते हैं देखने में। मॉर्फोलॉजिकली क्या हुआ, दोनों गेमेट जो है ना एकदम सेम है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से तुम देखोगे ना तो एक जो फिजियोलॉजिकली ये एक जैसा नहीं है। एक फिजियोलॉजिकली मेल के जैसा होता है, दूसरा फीमेल के जैसा होता है। क्या हुआ यहाँ पे, बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकली क्या हुआ, ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो कि मोर्फोलॉजिकली गेमेट जो है वो एक जैसा हो, मतलब दोनों मम्मी ने भी जो दिया और पापा ने दिया, दोनों जो है ना एक जैसा नहीं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कहीं पे पार्टिसिपेशन हो कि मोर्फोलॉजिकली और मोर्फोलॉजिकली एक जैसा हो लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर डिफरेंट हो, तो ऐसे हम लोग फ्यूजन को इस तरीके से, अगर ये दोनों जुड़ करके आपस में और हमारा जाइगोट बनाता है, तो इसको हम लोग नाम देंगे कि भाई साहब यहाँ पे हमारा आइसोगेमी हो रहा है, ठीक है ना। इसको आइसोगेमी के नाम से डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अब ध्यान दो। मान लीजिए ऐसा हो कि चीजें थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए, ध्यान देना। अगर ऐसा हो कि जो गेमेट है ना, दो जो मम्मी और पापा ने जो दो गेमेट दिया, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया। अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ कपिल। हाँ, अगर ऐसा हो कि ये मॉर्फोलॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे ना तो दोनों अलग हो जाए, एक जो है वो बहुत बड़ा है, दूसरा बहुत छोटा है, या एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली जो है ना दोनों एक जैसा नहीं है, समझना मेरी बात। एक जो है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, और जो दूसरा है वो छोटा है, छोटा है। तो इस तरीके से बड़ा छोटा हो तो बोल सकते हो मॉर्फोलॉजी के आधार पे, संरचना के आधार पे दोनों एक जैसा नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पे, संरचना के आधार पे ये क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग दिख रहा है। लेकिन अगर दोनों के काम को देखोगे ना, हाँ काम जो है उसका वो भी अलग होगा, ठीक है ना। काम जो इसका है अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसका जो काम है या फिजियोलॉजी वो डिफरेंट होता है। फिजियोलॉजी इसका डिफरेंट होता है। तो अगर ऐसा हो कि मोर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट हो, तो इस तरीके के फ्यूजन के बाद जो हमारा यहाँ पे बनेगा ना, ध्यान देना, इस तरीके के फ्यूजन के बाद जो हमारा जाइगोट बनेगा, ठीक है ना,
तो ऐसे फ्यूजन को या ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये अनआइसोगेमी है। जबकि भाई साहब oogammy में तो कहानी ही बहुत अलग होती है। oogammy में क्या होता है पता है आपको? oogammy में एक गेमेट बहुत बड़ा होगा ऐसे, इसको एग या अंडा बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो है इसको हम लोग एग बोलते हैं या इसको अंडा बोलते हैं, बात बराबर है। एक बहुत बड़ा होता है और उसके तुलना में दूसरा वाला जो गेमेट होता है वो उतना ही छोटा होता है। दूसरा वाला गेमेट बेचारा एकदम कुपोषित टाइप का, एकदम छोटा सा, ठीक है ना। अगर ऐसा हो तो इन दोनों के फ्यूजन से जो बच्चे बनेंगे या जो जाइगोट हमारा बनने वाला है, उस जाइगोट में हम लोग बोल सकते हैं एक गेमेट का बहुत ज्यादा रोल है। किसका ज्यादा रोल है? एक का ज्यादा रोल है ना। तो चूंकि एक को हम लोग ओवम भी बोलते हैं, एक को हम लोग दूसरा नाम देते हैं ओवम, ओभा, ओवम भी बोलते हैं, इसी आधार पे इसको बोला गया है oogammy, ठीक है ना। तो पूरे दुनिया में जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इन्हीं तीनों में से कोई एक होता है। समझना मेरी बात? इन्हीं तीनों में से कोई एक हो, या तो वो रिप्रोडक्शन हमारा आइसोगेमी होगा, मतलब क्या, दोनों गेमेट मोर्फोलॉजिकली सेम है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोगेमी। अगर ऐसा हो कि मोर्फोलॉजिकली हमारा जो है वो डिफरेंट हो और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे अनआइसोगेमी। और ऐसा हो कि मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों में डिफरेंट हो जाए और मोर्फोलॉजिकली तो बहुत डिफरेंट हो गया है, एक बहुत सा बड़ा हो गया है दूसरा बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे oogammy। तो बेटा जी एक बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताना आप मुझे, हम लोगों में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी या oogammy? जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, चैट बॉक्स में, अगर समझे हो तो जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताइए। वेरी गुड सफीना, एक्सीलेंट बेटा। और कोई? वेरी गुड बेटा। अंशु आइसोगेमी नहीं होगा बेटा, वेरी गुड oogammy। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग में बहुत बड़ा एग होता है ना, और स्पर्म उतना ही छोटा है होता है, तुमको पता है जितना बड़ा स्पर्म उससे बहुत छोटा ओवम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ह्यूमन में हम लोग देखेंगे तो oogammy होता है, ठीक है ना। कहीं पे भी आइसोगेमी, अनआइसोगेमी, oogammy, इन्हीं तीनों में से कोई एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा जी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन तीन तरीके का है, आइसोगेमी, अनआइसोगेमी, oogammy। इस चीज को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना। यहाँ पे समझा हुआ रहेगा तो आसान होगा, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का होता है, वो सबको क्लियर है? जल्दी मुझे बताओ, अगर है तो यस सर बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, ध्यान दो। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि फाइकोमाइसिटी जो है ना, उसमें आइसोगेमी, अनआइसोगेमी और oogammy, तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन जो है हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना। फाइकोमाइसिटी जो है उसमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके अलावे देखें फाइकोमाइसिटीज में तो और क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, ध्यान देना। फाइकोमाइसिटीज में अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना, इसके एग्जाम्पल की बात सीधे हम लोग कर लेते हैं। हमने देखा था कि ये जो है ना एक तरीके से ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, पौधे में बीमारी करता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बीमारी करने वाला है या बदमाश किस्म का है। अगर हम लोग कपिल अभी वीडियो अपलोड किए नहीं है बेटा, आज अपलोड कर देंगे सारा लेट नाइट तक और आज मिल जाएगा, ध्यान दो। अगर फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल की बात करें तो पहला सबसे एग्जाम्पल है, सबसे फेमस एग्जाम्पल वो है फाइटोफोड़ा इन्फास्टांस, इन्फेस्टांस। वर्ड पे ध्यान देना, फाइटोप्थेरा इन्फास्टांस, जो मैंने प्रोनाउंसिएट किया है वैसे ही पढ़ना है। फाइटोप्थोरा, पी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, इन्फेस्टेंस। पता है ये जो है ना बड़ा ही खतरनाक किस्म का फंजाई एक जमाने में हुआ करता था। ये जो बीमारी करता है आलू के पेड़ में बीमारी करता है, ठीक है ना। और उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है ना। ये कॉज करता है एक बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, पोटैटो जो है ना उसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, सड़ना स्टार्ट हो जाता है और फसल जो है उसकी बर्बादी होती है, ठीक है ना। एक जमाने में बड़ा प्रॉब्लम करता था ये बीमारी, ठीक है ना। पता है हम लोग जैसे यहाँ पे रोटी सब्जी खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, वैसे ही यूरोप के लोग, ब्रिटेन के लोग, वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग पहले आलू खाते थे। उन लोगों का मुख्य फसल जो है आलू था।
पता है तुमको क्या हुआ था 1845 ईस्वी में, 1845 में वहां पे एक अकाल पड़ा। कारण था उसके पीछे कि उस समय, उस साल जो है ना, ये फंजाई जो है वहां के सारे आलू फसल को बर्बाद कर दिया। इस कारण से वहां पे तबाही हो गई थी, लोग भूखे मरने लगे थे। उसी को हम लोग बोलते हैं फमाइन ऑफ आयरलैंड, ठीक है ना, फैमाइन ऑफ आयरलैंड, ठीक है ना। वहां पे भूख से लोग मरना स्टार्ट हो गए, जिसको हम लोग इंग्लैंड का लोग बोलते हैं, वो लोग भूख से कभी मरा है समझो। और किसके कारण से, तो इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण भूख से मरा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने एनसीईआरटी में है। एक है एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एल्ब्यूगो भी बदमाश किस्म का है। ये क्या करता है, तो व्हाइट रस्ट ऑफ वीट करता है, जो गेहूं है उसमें बीमारी करता है, उजला उजला उसमें रस्ट हो जाएगा। व्हाइट रस्ट ऑफ वीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल हमारा है राइजोपस या म्यूकर। ध्यान दो बेटा। हाँ, राइजोपस या म्यूकर, वेरी गुड बेटा। हाँ, राइजोपस हमारा हो गया, राइजोपस, ठीक है ना, या म्यूकर, ये एग्जांपल है। पता है तुम लोग जो देखते हो रोटी में जो फफूंद लग जाता है, वही तो है हमारा ये राइजोपस। इसको हम लोग ब्रेड मॉल्ड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि रोटी पे या ब्रेड पे ये फफूंद लग जाता है, इसलिए इसको हम लोग ब्रेड मॉल्ड के भी नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्रेड मॉल्ड के नाम से भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ब्रेड पे है, ग्रो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें मेन एग्जाम्पल जो है यही है बेटा। ये अस्को ये फाइकोमाइसीटीज का एग्जांपल है, सारे फाइकोमाइसीटीज का, ठीक है ना। फाइकोमाइसीटीज का ये एग्जांपल है। ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से फाइकोमाइसीटीज को हम लोग देखें तो क्या हमें समझ में आ रहा है, फाइकोमाइसीटीज जो हमारा है वो, ठीक है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सिनोसाइटिक हाइफाइस में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आइसो अनाइसो और ओगेमी तीनों तरीके से कर सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये तीनों तरीके से कर सकता है, चाहे वो हमारा उन दोनों तरीके से कर सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया दोनों के द्वारा, ठीक है ना। और ऑब्लिगेट पैरासाइट होने के कारण बहुत सारी बीमारी कॉज करता है, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस हमारा जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो करता है। याद रखना है कि 1845 ईस्वी में अंग्रेज लोग जो है ना, वहां पे आलू के फसल में बीमारी होने के कारण से फसल बर्बाद हो गई थी, तो भूख से वो लोग मर गए थे। उसी को बोला गया है 1845 ईस्वी का आयरन फेमाइन, आयरलैंड का फेमाइन, ठीक है ना। दूसरा हमने डिस्कस किया एल्बिगो। एल्बिगो जो हमारा है वो क्या करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट करता है, गेहूं जो है उसमें बीमारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना बेटा। उसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें तो राइजोपस या जो म्यूकर है वो क्या करता है, ये जो हमारा है ना, ये राइजोपस या म्यूकर जो हमारा है, हमारे घर का जो नॉर्मल फफूंद होता है, जो रोटी पे काला काला सा उग जाता है, उसी को बोला गया है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना। तो बेटा जी ये तीनों एग्जाम्पल याद रहेगा ना। ध्यान देना बेटा, अस्को जो वर्ड आया है अस्कस से आया है, ठीक है ना। और अस्कस का मतलब क्या होता है जी, ध्यान दीजिए। अस्कस का मतलब होता है थैली, थैला नहीं होता है, वहीं से ये वर्ड आया है, अस्को, अस्कस, ठीक है ना। या उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैक या थैला। असल में ये जो माइसिटीज है या जो फंजाई है, ठीक है ना, ये जो फंजाई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय जो फ्रूटिंग बॉडी अपना बनाएगा वो थैलानुमा स्ट्रक्चर का बनाता है, ठीक है ना। इसी कारण से इस अस्कोमाइसिटीज को बोला गया, इसको बोला गया है अस्कोमाइसिटीज। मतलब क्या, क्यों बोला गया है, तो बोल सकते हैं कि चूंकि फंजाई फॉर्म करता है सैक लाइक, क्या, तो फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है ना, फ्रूटिंग बॉडी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा अस्कोमाइसिटीज है, ठीक है ना। तो बेटा जी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए कि अस्कोमाइसिटीज क्यों बोला गया, वो क्लियर हुआ, जल्दी लिखिए, हाँ या ना। ओके एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट, गुड। तो इस कारण से इसको हम लोग अस्कोमाइसिटीज के नाम से डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा जी, वेरी गुड। चलो अब आगे बात कर लेते हैं इस अस्कोमाइसिटीज की कहानी क्या है, ठीक है।
ध्यान देना, अगर अस्कोमाइसिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो जनरली जो अस्कोमाइसिटीज जो हमारा है, क्या क्या ये होते हैं वो बात कर लेते हैं। वो तो पैरासाइटिक था, पौधे पे पाए जाते हैं। चलो ऐसा पूछे सर, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? बेटा फ्रूट तो जानते हो ना, फ्रूट क्या होता है? फ्रूट का मतलब होता है प्लांट का वो स्ट्रक्चर जिसमें सीड रखा हुआ है। ठीक है ना? प्लांट का वो स्ट्रक्चर जिसमें क्या रखा हुआ होता है, सीड रखा हुआ होता है, उसी को फ्रूट बोलते हैं ना। फ्रूट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर में सीड रखा हो। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो स्ट्रक्चर जिसमें उसका स्पोर रखा हुआ है, बीजाणु रखा हुआ है, जो गिरेगा तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो वैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है ना? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ? वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर में क्या रखा हुआ है, स्पोर रखा हुआ है। तो जैसे फ्रूट में सीड रखा हुआ होता है जो एक नए प्लांट को बनाता है, वैसे ही अगर किसी स्ट्रक्चर में स्पोर रखा हुआ हो तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है ना? यहाँ से स्पोर बाहर निकलेगा और स्पोर जहां पे गिरेगा वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा ना। तो बोल सकते हैं फ्रूट के जैसा ही फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है ना? जैसे फ्रूटिंग बॉडी में सीड होता है वैसे ही, जैसे फ्रूट में सीड होता है वैसे ही फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर होते हैं। क्लियर हुआ? स्पोर का थैला फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी क्विकली, हाँ या ना? जल्दी बताओ मुझे। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इसका जो थैला होता है स्पोर वाला, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में किसमें बनता है? थैलानुमा संरचना बनता है यहाँ पे। ठीक है ना? इसलिए इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी के नाम से डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये फंजाई कैसा है, इसका नेचर क्या क्या है, तो पता है ये कैसे कैसे फंजाई है। इसमें कुछ फंजाई तो डिकम्पोजर मिल जाएंगे आपको। डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है? जो डिकम्पोज करता हो या सड़ाता गलाता हो। ठीक है ना? जो कचरा है, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, पत्ते हैं सड़े हुए, उनको सड़ा करके खराब करके उसको साइड करता है या वातावरण को शुद्ध करता है। तो बहुत सारे इसमें आपको डिकम्पोजर मिलेगा। कुछ कुछ तो परजीवी भी होते हैं, पारासाइटिक भी होते हैं। पारासाइट भी होते हैं यहाँ पे, परजीवी भी होते हैं। और कुछ कुछ जो होते हैं ना, वो गंदगी पे कॉप्रोफिलस होते हैं। कुछ कुछ तो कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, तो शब्द पे ध्यान दो। कॉपड़ो का मतलब होता है गोबर। अगर गोबर पे अगर उगे कोई फंजाई, कोई कवक, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉप्रोफिलस। ठीक है ना? गोबर जिसको हम लोग बोलते हैं डंग। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको हम लोग डंग के नाम से आते हैं। ठीक है ना? तो अगर ग्रो करे किस पे? डंग पे। हाँ, गोबर छत्ता बोल सकते हैं एक तरीके से। ग्रोज ऑन डंग। अगर डंग पे ये उगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कैप्रोफिलस। ठीक है ना? तो इस तरीके से देखें तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ये जो फंजाई है ना, डिकम्पोजर भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, कॉप्रोफिलस भी हो सकता है। तीनों हो सकता है। ठीक है ना? चलिए जी, थोड़ा इसे रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लें। याद रखना है, अगर इस ऑर्गेनिज्म में हम लोग, नहीं नहीं नहीं, इसमें इससे पहले हम लोग थोड़ा सा हाइफा के बारे में बात कर लेते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। इसका बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अपन थोड़ा सा इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसका ये हाइफा बना के देखना पड़ेगा हमें, माइसेलियम बना के देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये इसका माइसेलियम है, ये है इसका माइसेलियम। ठीक है ना? इस माइसेलियम से निकालते हैं एक हाइफा, और उस हाइफा को देखते हैं। पता है बेटा, इसका हाइफा देखेंगे ना तो एकदम क्लियर कट हाइफा है। ये सेल, उसका एक न्यूक्लियस इसके अंदर में, दूसरा सेल उसका न्यूक्लियस, तीसरा सेल उसका न्यूक्लियस, चौथा सेल उसका न्यूक्लियस, पांचवा सेल उसका न्यूक्लियस, छठा सेल उसका न्यूक्लियस। मतलब क्या? यहाँ पे अगर हाइफा को देखेंगे ना तो हाइफा कैसा है? हाइफा के बारे में बोल सकते हैं कि ये जो है ना एकदम सेप्टेट हाइफा है। सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट हाइफा का मतलब क्या? एकदम अलग अलग उसमें सेप्टा है, पार्टीशनिंग एकदम क्लियर है। उसके साथ साथ हाइफा में तुमको बहुत सारा ब्रांचिंग भी निकला हुआ दिखेगा। जैसे ऐसे ये ब्रांचिंग निकल गया इधर। ठीक है ना? एक ब्रांचिंग इधर से ऐसे टूट गया। तो बोल सकते हैं कि हाइफा कैसा है, ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग यहाँ पे आ गया ना, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हाइफा सेप्टेट तो है ही, उसके साथ साथ ब्रांच्ड भी है। ब्रांच्ड हाइफा भी बोलेंगे।
ठीक है ना बेटा। तो ये सिनोसाइटिक नेचर का नहीं होता है, एकदम क्लियर कट हाइफा है इसमें। इसका हाइफा जो है वो कैसा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो हाइफा होता है बेटा, ये हमारा सेप्टेट हाइफा होता है, ब्रांच्ड हाइफा होता है। एकदम क्लियर कट हाइफा यहाँ पे जो है वो डेवलप हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बेटा। सर हाइफा के बारे में हम नहीं पढ़े हैं। कपिल तुम लेट से ज्वाइन करोगे तो यही होगा बेटा। कल भी तुम लेट से ज्वाइन किया था शायद। कोई नहीं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, वहां पे देख लेना, और नहीं समझ में आया तो फिर क्लास में अगले दिन में पूछना। मैं पक्का बताऊंगा, आते ही मुझसे पूछ लेना, क्लास में एंट्री करते ही। ठीक है बेटा। अगले दिन अगर समझ में नहीं आया यूट्यूब पे देखने के बाद, लेक्चर को फिर से सुनने के बाद, तो आते ही डिस्कस कर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। तो ये सेप्टेट हाइफा और ब्रांच हाइफा सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी मुझे बता दो चैट बॉक्स में। बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेप्टेट और ब्रांच हाइफा है। ओके वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। गुड बेटा। हाँ, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करेंगे तो ब्रांच हाइफा है, सेप्टेट हाइफा है। ये पहचान है हमारे किसका, हमारे जो अस्कोमाइसिटीज है इसका पहचान है। ठीक है। चलिए ओके जी, इससे आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और। मैं इसको घेर देता हूँ, यहीं पे मैं लिखूंगा। ध्यान दीजिए, अगर इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका जो रिप्रोडक्शन है, हाँ सुचेता बोलो। कौन सा क्वेश्चन है सुचेता बेटा? हाँ ध्यान दो, अगर इसमें हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, तो पता है बेटा, केवल एक तरीके का सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और वो है कोनिडिया के निर्माण के द्वारा। तो लिख सकते हैं ओनली बाय कोनिडिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल और केवल कोनिडिया के द्वारा ही ये रिप्रोडक्शन करेगा, और कोई टेक्निक नहीं है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये अप्लानोस्पोर या जूस्पोर इस सब का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये चीज हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये अप्लानोस्पोर या जूस्पोर इस सब का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है ना। बेटा मशरूम इसी ग्रुप में आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे मशरूम। अस्कोमाइसिटीज का ही एक एग्जांपल है सुचिता, डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कोनिडिया के निर्माण के द्वारा होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, वो हमारा यहाँ पे होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, अस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको आई थिंक आज डिस्कस नहीं करते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे अस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है ना बेटा। तो ये मुझे बताओ, जो भी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई है वो सब क्लियर है क्या? जल्दी मुझे बताओ। ओके वेरी गुड सफीना, ओके। अंशु, चलो ठीक है, फतेहा, ठीक है। ओके खतीबा, तो ये मुझे बताओ, अभी तक में तो सब कुछ क्लियर है। तो अपन क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। कल आते ही मुझे याद दिला देना कि सर आस्कोमाइसिटिस का सेक्सुअल प्रोडक्शन डिस्कस करना है। ठीक है बेटा। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसके लिए कम से कम 20 20 मिनट चाहिए, तो टाइम लग जाएगा बेटा। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा। ओके ओके चलो ठीक है। ठीक है, तो क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।